अभी हम लोग पावर रिसोर्सेज पर हैं और जो आप लोगों को पढ़ना है आपकी कक्षा 8 में सामाजिक विज्ञान के तहत आने वाले भूगोल में एक अध्याय, उस अध्याय में आप लोगों को मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज देखने हैं जो हम लोग पिछले कुछ कक्षाओं के माध्यम से देख रहे हैं और मैं आप लोगों को बता रहा हूं हर वो चीजें जो आप लोगों को पीएसबीआई के पाठ्यक्रम और पारस प्रकाशन पुस्तक के अनुसार पढ़ने हैं। पिछली कक्षा में हम लोग पावर रिसोर्सेज को देख रहे थे, यानी कि पावर रिसोर्सेज की शुरुआत हुई थी पिछली कक्षा के अंतिम टॉपिक, अंतिम बिंदु में, और हम लोगों ने देखा था कि पावर रिसोर्सेज होता क्या है, पावर रिसोर्सेज के कौन कौन से प्रकार हैं। अब हम लोग इस कक्षा के माध्यम से इस अध्याय को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं आगे की। अभी हम लोग हैं पृष्ठ संख्या 26 पर और अब हम लोग बात करते हैं कोल मिनरल एंड, लिखा हुआ है कोल मिनरल एंड नेचुरल गैसेज आर मिनरल ऑफ ऑर्गेनिक नेचर। ये हम लोगों ने पिछली कक्षा में देखा था कि ये तीनों जो है ये ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं। इनको फॉसिल फ्यूल कहा जाता है क्योंकि ये प्लांट और एनिमल के अवशेष से, पेड़ पौधे और जानवरों के अवशेष से निकलते हैं। They got converted into hydrocarbon in the absence of sunlight. सनलाइट यानी कि सूर्य की किरण की अनुपस्थिति, यानी कि जब सूर्य की किरण नहीं होता है या फिर सूर्य की किरण से बचाकर इसको, यानी कि ये जो फॉसिल फ्यूल है इनको हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट किया जाता है, बदला जाता है। मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैस आर जनरली फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक दैट वेयर वंस अंडर शैलो सीज। जो मिनरल और जो नेचुरल गैस है वो सेडिमेंट्री रॉक में पाया जाता है, दैट वेयर वंस अंडर शैलो सी, जो एक समय शैलो यानी कि भींगे हुए सी के अंदर रहता है। अब आगे बात करते हैं, वहीं पर सेडिमेंट्री रॉक पाया जाता है और वहीं से नेचुरल गैस और मिनरल ऑयल निकलता है। डिकम्पोज्ड रिमेन ऑफ मैरीन ऑर्गेनिज्म, animal and other marine capture were buried and converted into oil and gas under heat and pressure of overlying rock। वही चीज यहाँ पर दिया हुआ है कि चाहे वो पानी से जुड़े हुए अलग अलग ऑर्गेनिज्म की बात हो, अलग अलग जानवरों की बात हो, या फिर अलग अलग और भी जीव जंतु की बात हो जो मैरीन यानी कि पानी से जुड़ा हुआ है, वो लोग ब्यूरिड यानी कि उन लोगों को दफनाया या उसमें डाला जाता है, उसके अवशेष होते हैं और उस अवशेष को एक खास विधि, खास वैज्ञानिक विधि, खास वैज्ञानिक तकनीक के जरिए किया जाता है जिससे हमें फॉसिल फ्यूल यानी कि जो नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं, जो हमारे पावर रिसोर्सेज हैं वो जनरेट होते हैं, वो उत्पन्न होते हैं। द ऑयल एंड गैस गॉट स्क्वीज्ड अंडर द प्रेशर ऑफ ओवरलाइंग रॉक। जो ऑयल और जो गैस है ये स्क्वीज यानी कि इनको सिकुड़ा जाता है एक खास प्रेशर के तहत, एक खास ताप के तहत, एक खास दाब के तहत, ताकि इनसे ये सारी प्रक्रिया के तहत इनसे ये जो हमारे पावर रिसोर्स हैं ये निकाले जाएं। अब आगे बढ़ते हैं। टुडे, अगर आज की बात करें, अभी की बात करें, आज के समय की बात करें, द रिजर्व आर फाउंड trapped beneath under layer of impermeable rock in anticline of sedimentary rock। अगर हम अभी की बात करें तो ये जो रिजर्व है, यहाँ ये जो स्रोत है जहां से ये मिनरल रिसोर्सेज निकलते हैं, यानी कि ये मिनरल रिसोर्सेज के जो स्रोत हैं वो इम्पेरिमिएबल रॉक के लेयर के नीचे पाए जाते हैं जो कि सेडिमेंट्री रॉक के तहत होता है। लिखा हुआ है ऑल सेडिमेंट्री रॉक ऑफ द वर्ल्ड आर पोटेंशियल वाइल बीइंग रॉक। जितने भी दुनिया के सेडिमेंट्री रॉक हैं उनमें क्षमता है कि वो वाइल जनरेट करें, या फिर कहें तो ये वाइल बीइंग रॉक कहलाते हैं क्योंकि यहाँ से जो है वाइल, जो नेचुरल वाइल है ये उत्पन्न किया जा सकता है। ये इनके पास वो पोटेंशियल है, इनके पास वो क्षमता है। However, it is not economically viable to extract oil in every belt। हालांकि यह लाभदायक नहीं होता है कि हर जगह से हम लोग, हर क्षेत्र से जहां जहां ये तेल पाया जाता है वहां से हम इसको एक्सट्रैक्ट करें, वहां से इसको निकालें, क्योंकि यह लाभदायक नहीं है। बहुत सारी जगह पे
ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो जाए, या फिर बहुत सारी जगह पे खुद के यानी कि इंसानों के जान पर खतरा आ जाए, या फिर अगर निकल भी जाए तो उसका मार्केट वैल्यू ना मिले, तो ऐसी भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां से ये तेल निकालना लाभदायक नहीं होता है। एरिया विथ लार्ज डिपोजिट आर कॉल्ड रिजर्वायर रॉक। वैसा क्षेत्र जहां पर ऐसे जो वायल वाले, जो पोटेंशियल वाले जो क्षेत्र होते हैं, उस एरिया को, उस रिजर्वायर को, उस रिजर्व को, उस डिपॉजिट को हम लोग रिजर्वायर रॉक कहते हैं। यानी कि ये रिजर्वायर रॉक कहलाते हैं। और रिजर्वायर रॉक उनको कहा जाता है जहां पर ज्यादा तेल निकलने वाला जो है पोटेंशियल होता है, उम्मीद होती है। हम लोग पृष्ठ संख्या 27 पर आ चुके हैं पारस प्रकाशन पुस्तक के अनुसार। अब बात करते हैं आगे की। Some sources of energy like coal, petroleum and natural gas have limited reserve and likely to be exhausted. कुछ सोर्स ऑफ एनर्जी जैसे कि कोल हो, पेट्रोलियम हो या फिर नेचुरल गैस है, इनके लिमिटेड रिजर्व है, ये अब कुछ सीमित मात्रा में बचे हुए हैं और लग रहा है कि ये जल्द ही विलुप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। Some sources derived from plant and animal can be renewed. लिखा हुआ है some sources derived from plant and animal can be renewed. कुछ जो स्रोत हैं, कुछ जो ऊर्जा के साधन हैं, कुछ जो ऊर्जा के संसाधन हैं जो प्लांट और एनिमल से निकलते हैं, यानी कि पेड़ और जानवर, पेड़ पौधे और जानवर से उत्पन्न होते हैं, उनको रिन्यू यानी कि उनको फिर से लाया जा सकता है, या फिर कहें तो वो फिर से उत्पन्न हो सकते हैं। द नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ पावर लाइक सन, विंड, टाइड, जियोथर्मल सोर्स इटीसी आर इनएग्जॉस्टिबल। जो नॉन कन्वेंशनल है यानी कि जो प्राकृतिक है, जो ये हमेशा से चले आ रहे हैं, आदि अनादि काल से चले आ रहे हैं, चाहे वो सन की बात करें, चाहे वो विंड की बात करें, चाहे वो लहर वाले टाइड की बात करें, चाहे वो जियोथर्मल की बात करें, ये सब जो है ये कभी खत्म न होने वाले एनर्जी रिसोर्सेज हैं, पावर रिसोर्सेज हैं। अब इनमें हम लोग बात करेंगे एक एक करके अलग अलग एनर्जी और पावर रिसोर्सेज की। तो सबसे पहले बात की जाएगी कोल की, और सामने कोल लिखा हुआ है। जेम्स वाट and George Stephenson pioneered the use of mechanical power for the industrial purpose. जो जेम्स वाट और जो जॉर्ज स्टीफेंसन है, ये मैकेनिकल पावर का औद्योगिक प्रयोग कैसे हो, कैसे उपयोग हो, इस क्षेत्र में इन्होंने एक अच्छा खासा मुकाम हासिल किया था, एक्सपर्टाइज हासिल किया था। द इंटरनल कंबशन इंजन एंड स्टीम लोकोमोटिव यूज्ड कोल एज द सोर्स ऑफ पावर। जो इंटरनल कंबशन इंजन है और जो स्टीम लोकोमोटिव है, यानी कि ये सब जो इंजन और ये सब जो यातायात के अलग अलग साधन है, ये सब कोल को यानी कि कोयले को मेन सोर्स ऑफ पावर के तौर पर यानी कि ईंधन के तौर पर प्रयोग करता है। There has been a gradual decline in the importance of coal as a source of power. अगर हम पिछले कुछ सालों की, कुछ वर्षों की, कुछ दशकों की बात करें, तो जो कोल है यानी कि जो कोयला है, उस पर निर्भरता यानी कि वो कोयला जो सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पर प्रयोग होता था, धड़ल्ले से बहुत व्यापक तौर पे अब उसमें गिरावट हो गई है। अब लोग जो है अलग अलग और भी अलग अलग प्रकार के सोर्स ऑफ एनर्जी पर शिफ्ट कर चुके हैं। At one time, half of the coal produced was used in transporting the other half to distant places. कहा जा रहा है कि एक समय ऐसा था कि at one time half of the coal produced was used in transporting. जितना भी कोयला प्रोडक्शन होता था उसमें से आधा जो है वो यातायात में प्रयोग होता था, ताकि बाकी चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके, डिस्टेंट प्लेसेस पर ले जाया जा सके। The use of coal create problem of disposing the fly ash. जैसे जैसे जितना ज्यादा कोयला का प्रयोग होता गया या होता रहा या होता है, उससे जो उसके राख जो निकलते हैं वो एक समस्या उत्पन्न करते हैं, या फिर कहें तो उनका जो डिस्पोज करना, उनको जो हटाना है, यह एक समस्या होती है, क्योंकि कोयले से राख निकलता है और राख जो है वो उड़ता है और उसको फिर पकड़ना, डिस्पोज करना, ये एक मुश्किल समस्या बन जाता है। द स्मोक कॉजेज वाइड स्प्रेड एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन। और ये जो स्मोक है ये एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन यानी कि वातावरण को भी दूषित करता है।
इन कंपेरिजन अगर इनकी तुलना करें तो मिनरल ऑयल इज इजी टू ट्रांसपोर्ट, कोयले की तुलना में जो मिनरल ऑयल है वो आसानी से ट्रांसपोर्ट करने में भी आसान है, और प्लस ये सब राख वाख वाला धुआं वाला बात आता नहीं है। इट कैन फ्लो थ्रू पाइपलाइन ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, ये जो है मिनरल ऑयल जो है ये पाइप के जरिए एक जगह से दूसरे जगह बहुत आसानी से पहुंच सकता है। इट प्रोवाइड ग्रेटर एनर्जी इन स्मॉलर बल्क, यह जो है यह ज्यादा एनर्जी ज्यादा ऊर्जा देता है कम मात्रा में, कम मात्रा में प्रयोग करके भी इससे ज्यादा ऊर्जा लिया जा सकता है मिनरल ऑयल से, जो कोयले में यह प्रवृत्ति नहीं था। स्टीम इंजन यूजिंग कोल हैव बीन रिप्लेस्ड बाय डीजल एंड इलेक्ट्रिसिटी ड्रिवन इंजन, स्टीम इंजन जो पहले कोल का प्रयोग होता था जहां पर, अब वहां पर डीजल और इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग होने लगा है। कोल हाउएवर स्टिल रिटेन इट्स प्लेस इन ब्लास्ट फर्नेसेज यूज्ड फॉर स्मेल्टिंग आयरन ओर, हालांकि कोयला का अभी भी कोई तोड़ नहीं है, कहां पर, तो वैसे फर्नेस, वैसे ब्लास्ट फर्नेस में जहां पर आयरन ओर का कार्य होता है, आयरन ओर के प्रोसेसिंग का कार्य होता है, वहां पर आज भी कोयला ही महत्व रखता है, कोयले को ही महत्वता दिया जाता है उसके प्रोसेसिंग के लिए। कोल एग्जिस्ट इन अ वेराइटी ऑफ फॉर्म, कोल जो है, कोयला जो है वो अलग अलग प्रकार में एग्जिस्ट करता है, अलग अलग प्रकार में पाया जाता है। आगे, पीट एंड लिग्नाइट आर लो ग्रेड कोल विथ अ कार्बन कंटेंट ऑफ अबाउट 50%, अगर हम कोल के अलग अलग प्रकार की बात करें तो पीट और जो लिग्नाइट है ये कम स्तर यानी कि कम गुणवत्ता वाला कोयला होता है, जिसमें 50% से ज्यादा जो है वो कार्बन होते हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज ब्राउन कोल, इनको हम लोग भूरा कोयला यानी कि ब्राउन कोल भी कहते हैं। द कॉमन वेराइटी ऑफ कोल रिमेन्स कंटेन्स अबाउट 70% कार्बन, जबकि जो सामान्य वेराइटी, सामान्य प्रकार के जो कोयले होते हैं उसमें 70% कार्बन, 70% कार्बन पाए जाते हैं। एंथ्रासाइट हैज अप टू 95% कार्बन एंड इट इज द बेस्ट वेराइटी, जबकि एंथ्रासाइट में 95% से ज्यादा कार्बन पाया जाता है और इसको सबसे अच्छा कोयला कहा जाता है। तो सबसे अच्छा जो है वो 95% वाला है एंथ्रासाइट, ठीक ठाक जो है वो 70% वाला जो सबसे ज्यादा प्रयोग होता है वो है, और जो सबसे घटिया है वो 50% के आसपास वाला है पीट एंड लिग्नाइट, जिसको हम लोग ब्राउन कोल भी कहते हैं। यह कोल के 3 प्रकार हो गए बेसिकली। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। द कोल विच वी यूज टुडे वाज फॉर्म्ड मिलियन ऑफ ईयर्स अगो, ये तो हम लोगों ने फॉसिल फ्यूल के डेफिनेशन में ही देखा था। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जो कोयला आज हम लोग प्रयोग कर रहे हैं वो कई लाख साल पहले उसका प्रोसेस शुरू हुआ था। They are transformed remains of giant form and swamp that were buried under the layer of earth, ये सब कहां से फॉर्म हुआ, ये कोयला कहां से फॉर्म हुआ, तो उन सारे जानवरों और उन सारे पेड़ों के अवशेष से। द लीडिंग कोल प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का जो मुख्य कोल उत्पादक देश है, जहां पर सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन होता है, उन कुछ देशों के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। चीन, अमेरिका, जर्मनी, रूस, साउथ अफ्रीका और फ्रांस, ये उन देशों के नाम हैं जहां पर कोयला का उत्पादन अच्छा खासा प्रचुर मात्रा में बहुत होता है। पृष्ठ संख्या 27 पर है। अगर हम लोग बात करते हैं इन इंडिया की, अगर भारत की बात करते हैं तो झरिया इन झारखंड इज द लार्जेस्ट कोल फील्ड फॉलोड बाय रानीगंज, झारखंड के का जो झरिया है वो भारत का सबसे बड़ा कोल फील्ड है, यानी कि सबसे ज्यादा अगर भारत में कहीं पर कोयला पाया जाता है तो झारखंड में पाया जाता है, झरिया में पाया जाता है झारखंड के, और उसके बाद रानीगंज में। लोअर ग्रेड कोल अकर इन, जबकि लो ग्रेड जो कोल होता है, निम्न स्तर का जो कोयला होता है वो असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड में पाया जाता है। ब्राउन कोल और लिग्नाइट अकर इन द कोस्टल एरिया ऑफ तमिलनाडु, जो ब्राउन कोल होता है वो तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में, पुडुचेरी, पांडिचेरी में, गुजरात में और जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। तो ये सब जो है
कोयले के वो सारे क्षेत्र हैं, भारतीय क्षेत्र हैं जहां पर कोयला का उत्पादन होता है। कोल अवेलेबल है। कोल इज बल्कि कमोडिटी एंड नीड चीप एंड इनफ मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट। कोयला जो है यह भारी वस्तु है और इसके लिए एक सस्ता यातायात का जरूरत होता है। दिस इज वाई मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री टेंट टू कंसंट्रेट अराउंड कोल फील्ड। इसलिए अधिकांश जो इंडस्ट्री या उद्योग है वो कोल पर निर्भर रहना चाहता है क्योंकि यह सस्ता होता है। The importance of coal is slowly declining due to the increase of petroleum, natural gas and electricity। और हालांकि हम लोगों ने पहले भी बात की थी कि आज कोल की महत्वता इसलिए, उपयोगिता इसलिए घट रही है क्योंकि हमारे पास और भी अच्छे अच्छे ऊर्जा के संसाधन आ चुके हैं। पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी, इन सारे चीजों की बात करें तो। अब हम लोग बात करते हैं मिनरल ऑयल की। मिनरल ऑयल क्या है? कोयला तो हो गया, अब मिनरल ऑयल की बात करेंगे। सबसे पहले, उससे पहले मिनरल ऑयल से पहले एक चित्र देख लेते हैं। यह है कोल माइन। यह एक कोयला का खदान है जहां पर कोयला का खनन होता है, कोल का माइनिंग होता है। अब हम लोग बात करते हैं मिनरल ऑयल की। लिखा हुआ है द वर्ल्ड पेट्रोलियम मिनरल ऑयल। द वर्ड पेट्रोलियम इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड पेट्रा मीनिंग रॉक एंड ओलियम मीनिंग ऑयल। पेट्रोलियम शब्द जो है ये कहां से निकला है? तो एक लैटिन शब्द, दो लैटिन शब्दों का यह मिश्रण है। एक पेट्रा है और एक ओलियम है। पेट्रा प्लस ओलियम इज इक्वल टू पेट्रोलियम। पेट्रा का मतलब रॉक, चट्टान, और ओलियम का मतलब तेल। तो चट्टानों से पाया जाने वाला, निकला जाने वाला जो तेल है वही पेट्रोलियम कहलाता है। पेट्रोलियम इज फाउंड एज क्रूड ऑयल ट्रैप्ड इन बिटवीन लेयर ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। पेट्रोलियम जो है वो क्रूड ऑयल के तौर पर पाया जाता है जो सेडिमेंट्री रॉक के सतह के बीच में उपस्थित होता है। इट इज ब्लैक, यह काला रंग का होता है। इट इज ड्रिल्ड फ्रॉम ऑन शोर एंड ऑफ शोर ऑफ फील्ड। ये जो है ये ऑनशोर और ऑफशोर ऑयल फील्ड से निकाला जाता है। पेट्रोलियम इज एन एसेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल द मिनरल कंबशन इंजन इन ऑटोमोबाइल, रेलवे एंड एयरक्राफ्ट। अगर पेट्रोलियम की बात की जाए तो ये ऑटोमोबाइल क्षेत्र में, रेलवे और एयरक्राफ्ट, इन सारे चीजों के कंबशन इंजन में प्रयोग किया जाने वाला मिनरल ऑयल या फिर कहें तो पावर रिसोर्स है, पावर सोर्स है। अब आगे बढ़ते हैं। क्रूड ऑयल इज सेंट टू रिफाइनरी वेयर इट इज प्रोसेस्ड एंड न्यूमरस बाई प्रोडक्ट एज फर्टिलाइजर, लुब्रिकेंट एंड वैक्स आर प्रोड्यूस्ड। ये जो क्रूड ऑयल है, ये जो कच्चा तेल है, ये रिफाइनरी में भेजा जाता है और वहां से बहुत सारे अलग अलग जो बाई प्रोडक्ट हैं वो भी निकलते हैं, जैसे फर्टिलाइजर हो गया, लुब्रिकेंट हो गया, वैक्स हो गए, ये सब भी क्रूड ऑयल से निकलते हैं और पेट्रोलियम तो निकलता ही निकलता है। तो ये सामने चित्र में दिख रहा है कि पेट्रोलियम की रिफाइनरी हो रही है। मशीन है यहाँ पर पेट्रोलियम रिफाइनरी का, जो भारत के मुंबई हाई में पाया जाता है और इसी सब तरीके से पेट्रोलियम का एक्सट्रैक्शन होता है क्रूड ऑयल से और बाई प्रोडक्ट के तौर पे फर्टिलाइजर, लुब्रिकेंट और वैक्स मिलता है। इस कक्षा में अभी हम लोग यहीं पर रुकेंगे, मिलते हैं अगली कक्षा में, तो इस अध्याय को यहीं से आगे बढ़ाया जाएगा।